आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। आगे बात करने से पहले कुछ हेडलाइंस हैं जिस पर मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं। हालांकि ये डिटेल्स स्टारफिशर के चैनल पे हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस की थी। इस टाइम मैं आपको इसकी डिटेल्ड एनालिसिस बताने वाला हूं कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा कनाडा के लिए ट्राई करने वाले हैं या फ्यूचर में सोच रहे हैं करने के लिए या पूरी प्लानिंग पे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। या आपके नेटवर्क में अगर कोई है, आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली में हैं, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। लेटेस्ट कनाडा के पार्लियामेंट में उनकी सरकार ने उनकी इमिग्रेशन की रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है। उसकी एक ये शॉर्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि कैसे कनाडा अगले 3 सालों में हर साल 4 लाख से ज़्यादा लोगों को इमिग्रेशन देने के लिए फाइनल प्लान कर चुका है। इसी न्यूज़ सेक्शन में एक और लेटेस्ट इन्होंने डिटेल्स ये डाली थी कि कैसे कनाडा के अंदर जो मैक्सिमम इमिग्रेशंस आते हैं वो टेम्पररी वीज़ा लेकर आते हैं, परमानेंट वीज़ा लेकर नहीं आते या परमानेंट रेजिडेंसी लेकर नहीं आते। उसके अलावा इन्होंने बताया कि कैसे 2020 के अंदर इमिग्रेशन लॉस कितना ज़्यादा कनाडा का हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे इमिग्रेशन कितने कम हो चुके हैं और आने वाले टाइम में कैसे वो 21, 22, 23 में इसकी भरपाई करने वाले हैं। तो इससे टूरिस्ट वीज़ा वाले जो जाना चाहते हैं आप लोग, उनको क्या फ़ायदा है? इससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को आने वाले टाइम में रिलैक्स कर देना है, एक टेम्परेरी बेसिस पे रिलैक्स कर देना है। मैं टेम्परेरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक का एक कोटा होता है। उनको लगता है कि भाई हमने इतने इमिग्रेंट्स लेने हैं, इसके बाद अगर इमिग्रेशन की एप्लीकेशंस आती रहती हैं अब तो हमने उनको थोड़ा सा फिल्टर आउट करना होगा। अब जैसे ये डिस्कशन हमने करी थी फरवरी 2020 में इसी चैनल पे वीडियो हम लोगों ने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, उसी टाइम ही बता दी थी कि कैसे कनाडा के अंदर वीज़ा आसान होंगे आने वाले टाइम में। और अभी वही हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर ये सारी डिटेल्स एनालिसिस वहाँ पे आगे रखी हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेके आने वाले 2-3 सालों के लिए। एक ये स्नैपशॉट और है जिसमें मैं आपका अटेंशन ले जाना चाहता हूँ। इस स्नैपशॉट में बताया गया है 2019 में 57,74,342 लोगों को कनाडा का ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया गया। वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो सकता है कि विजिटर वीज़ा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के रूप में, वर्क वीज़ा के रूप में, स्टूडेंट्स वीज़ा के रूप में। उसके अलावा 4,04,369 टेम्परेरी वर्क परमिट्स भी इशू किए गए और 74,586 लोगों ने अपना वीज़ा कन्वर्ट कराया। देखिए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि प्रोविज़न होता है, वीज़ा लोग कन्वर्ट कराते हैं, वहाँ पर जाते हैं, एक अलग वीज़ा पे जाते हैं और फिर उसे वहाँ पे जाके उसे कन्वर्ट करा लेते हैं। तो 2019 में 74,586 लोगों ने ऐसे अपने वीज़ा कन्वर्ट कराए थे। 3,41,180 लोगों ने वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी डायरेक्ट अप्लाई की थी और उसके बाद उन्होंने 2019 में वहाँ पे एडमिशन लिया था, मतलब पीआर पे वहाँ पे गए थे कनाडा के अंदर। और 8,500 के आसपास जो इमिग्रेंट्स थे वो उनमें से फ्रेंच स्पीकिंग परमानेंट रेजिडेंट्स थे। 80% जो कनाडा की पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो होती है वहाँ पे इमिग्रेशन की वजह से। तो देखिए कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर। और 30,087 रिफ्यूजी भी उन्होंने लिए थे। अब रिफ्यूजी का मतलब ये हो गया जो लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ पे असाइलम फाइल कर देते हैं, रिफ्यूजी स्टेटस फाइल कर देते हैं, चाहे वो किसी ट्रबलसम कंट्री से आ रहे हो जहाँ पर लड़ाई की स्थिति चल रही हो, जंग चल रही हो। जैसे खासतौर से सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ जो वेस्ट में जाते हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, वो होते हैं मिडिल ईस्ट से, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई ना कोई देश में कोई ना कोई जंग जो है वो आमतौर पर चलती रहती है। और वहाँ पे वो रिफ्यूजी, क्योंकि काफ़ी सारे देश है जो ये फैसिलिटीज़ देते हैं कि आप हमारे देश में आ सकते हैं और असाइलम फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे आगे शरणार्थी बन सकते हैं, रिफ्यूजी बन सकते हैं। तो ऐसे 30,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे असाइलम फाइल किया था। तो जैसा कि 2020 में उनको इमिग्रेशन में काफ़ी लॉस हुआ है, वहाँ पे मैन पावर की काफ़ी शॉर्टेज है, तो उन्होंने ऑलरेडी जो है अपना कोटा इंक्रीज़ कर दिया है 3 सालों के लिए। तो इसकी बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि वो वीज़ा पॉलिसीज़ को भी रिलैक्स करेंगे और शॉर्ट स्टे वीज़ा मिलना, जो कि कनाडा का काफ़ी टफ हुआ है पिछले 2 सालों में, वो थोड़ा सा अभी ईजी भी हो जाएगा। पिछले 2-3 सालों में आपने नोटिस किया होगा कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा थोड़ा सा टफ हुआ है। उससे पहले रिलेटिवली काफ़ी आसान तरीक़ों से वो मिल जाता था। एक नॉर्मल सी ट्रैवल हिस्ट्री और
नॉर्मल सी फाइनेंशियल प्रोफाइल के ऊपर भी कनाडा अपना टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट कर देता था, लेकिन पिछले 2 सालों से खास तौर से उसने थोड़ी सी इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस की हुई थी। तो अब ये स्ट्रिक्टनेस जो है, ऐसी पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो हट जाएगी, और पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि 2020 में तो इतना लॉस हुआ है, उसको भी तो कवर करना उन लोगों ने, जो कि उन्होंने खासतौर से अपने पार्लियामेंट में ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, टेबल तक कर दिया है। तो ऐसा पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि वीज़ा जो है आने वाले टाइम में काफ़ी आसान होंगे। कनाडा वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूँगा। आप इससे पहले की जो वीडियो है उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें बताया गया है कि कैसे कनाडा के लिए क्या फाइनेंशियल प्रोफाइल होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपनी फाइलिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री वाला पॉइंट जो है वो भी एक काफ़ी टेक्निकल पॉइंट हो जाता है। कनाडा जाने के लिए आमतौर पे देखिए, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा कि फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा वीज़ा नहीं लगता है, सब बिल्कुल भी नहीं है। हमने खुद फ्रेश पासपोर्ट पे कैनेडियन वीज़ा लगते हुए देखे हैं, लेकिन एक आमतौर पे एक जो परसेंटेज है वो ऐसी बहुत ही कम है, और ज़्यादा परसेंटेज उन्हीं विजिटर्स की है जिनकी ऑलरेडी कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री होती है। तो आप 3-4 कंट्री की अगर ट्रैवल हिस्ट्री कैरी करते हैं जो कि सिंगल ट्रिप में ना बनी हो, ऐसा ना हो कि आप एक ही ट्रिप में गए, 2-3 देशों में घूम कर आ गए, 2-2 दिन रुक के, और उसके बाद फिर आप कनाडा अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में आपके बहुत ब्राइट चांसेस नहीं होंगे। अगर सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें तो इसमें आपकी थोड़ी सी वर्सेटाइल होनी चाहिए ट्रैवल हिस्ट्री। जैसे आप एक ट्रिप में जा रहे हैं, तो आपने सपोज करें, आमतौर पे लोग थाईलैंड मलेशिया जाते हैं, थाईलैंड सिंगापुर जाते हैं, तो हो ठीक है, आपने थाईलैंड सिंगापुर एक बारी में कर दिया। नेक्स्ट टाइम पे अगर आप जाते हैं तो आप रशिया जाइए, रशिया के साथ कोई सेकेंडरी कंट्री कवर कर लीजिए, और उसके बाद अगर एक शेंगन या यूके का कोई एक ट्रिप हो जाए तो और भी अच्छा हो जाता है। अगर ऐसी कोई वर्सेटाइल ट्रैवल हिस्ट्री आप कैरी करके जाते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं सक्सेस के। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे डाटा थे जो मैं आप तक बताना चाह रहा था, और इस चीज़ का मैं आपको अभी भी बिल्कुल अश्योर करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में कैनेडियन वीज़ा काफ़ी ईजी होंगे। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि कनाडा वीज़ा कब से शुरू हो रहे हैं, वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी थोड़े दिन पहले कनाडा ने अनाउंस किया था कि वो आने वाले टाइम में फेजेस में अपने वीज़ा को रिज्यूम करने वाला है, जो कि बड़ी वेलकम न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ की बिल्कुल भी कोई भी आशंकाएं नहीं लगाई जा रही थी। तो आने वाले टाइम में वो फेजेस में जब अपनी वीज़ा सर्विसेज को रिज्यूम करेगा, अपनी वीआईसी सेंटर्स को रिज्यूम करेगा, तो उस टाइम आप जो है शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा अगर ओपन होता है तो उसकी एडवांटेज ले सकते हैं, और 2021 के अंदर अपना ट्रैवल दिखा के ट्रैवल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप हमारा असिस्टेंस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें, जब वीज़ा सेंटर्स ओपन हो जाएंगे उसके बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, और वो जब भी ओपन होंगे इस चैनल में हम डेफिनेटली आपको अपडेट कर देंगे। तो रिमेन एश्योर्ड, इसमें आपको डेफिनेटली वीडियो मिल जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कनाडा इमिग्रेट करना चाह रहे थे, या फिर कनाडा सिर्फ वीज़ा लेना चाह रहे थे किसी भी पर्पज़ के लिए, घूमने फिरने के लिए या किसी रिलेटिव से मिलने के लिए, जो भी है। तो ये न्यूज़ उनके लिए काफ़ी वेलकम न्यूज़ बन के आई होगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारी डिटेल्स लेके फिर से मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, अपने ध्यान रखें, बाय बाय।